जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। कल बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जहां पेंशनर्स और ये फैमिली पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि मैम हमें स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज नहीं मिला है। तो आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी तो शेयर होगी, लेकिन इसके साथ साथ बात होगी डीआर के एरियर की। डीआर का एरियर जिसका भुगतान क्या अप्रैल महीने में संभव है या मई महीने में संभव है, इसके बारे में भी क्या जानकारी निकल कर आ रही है ये भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। ये और इसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आखिरी डेट है 30 अप्रैल 2026 की, तो इससे वो जुड़ी हुई कुछ जानकारी। इसके साथ देखिए 25% डीआर को बेसिक में मर्ज करने की मांग हुई तेज। अब ये मांग कर्मचारी संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार तक पहुंचाई जा रही है, तो विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि अगर 50% डीआर जो है वो बेसिक में मर्ज होगा तो ज्यादा फायदा होगा या 25% डीआर में मर्ज होगा तो ज्यादा फायदा होगा। चलिए ये भी देखेंगे। ये और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स की जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। और मैंने एक इंटरव्यू देखा था डॉक्टर मंजित पटेल जी का, जहां पर 8वां वेतन आयोग जो है उसके बारे में बात की गई थी। यानी 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी जो बढ़ी हुई सैलरी या हमारी जो पेंशन है बढ़ी हुई वो 2027 तक आ सकती है। तो इसके बारे में भी क्या अपडेट है वो बात करें, उसके बारे में बात करेंगे। तो यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हाइप जरूर से करिएगा ताकि हर एक पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। देखिए आज यानी कि 22 तारीख से स्पर्श टीम के द्वारा ये मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हर महीने आते हैं। कई बार 21 या 20 तारीख से भी ये मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक किसी ने भी ये शेयर नहीं किया है कि उनके पेंशन का मैसेज जो है उनको मिल चुका है। तो ऐसे में आज यानी कि 22 अप्रैल से ये मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। और जैसे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कमेंट्स में इसकी जानकारी भी हमें मिलती रहेगी। चलिए, तो आज से ये मैसेज आएंगे और इस मैसेज से ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो 58% के डीआर के साथ ही आएगी। अब मैं ये कंफर्म इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में जो 2% की बढ़ोतरी हुई है उसका अनाउंस जो है केंद्र सरकार ने काफी लेट किया है। तो ऐसे में इस महीने यानी कि अप्रैल महीने में ये बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। तो ये बढ़ोतरी हमें मई महीने की पेंशन में देखने के लिए मिलेगी। यानी ये कंफर्म है कि मई महीने की जो हमारी पेंशन है वो बढ़ी हुई आएगी, 60% डीआर के साथ आएगी। इसके साथ मई महीने में हमें हमारा 4 महीनों का एरियर जो है महंगाई भत्तों का उसका भी भुगतान होगा। मई महीने की 10 तारीख से पहले पहले इस एरियर का भुगतान संभव है, क्योंकि अनाउंस कर दिया है, लेटर्स वगैरह भी जारी हो रहे होंगे 2-4 दिन में। इस डीआर से जुड़े हुए भी अलग से जो लेटर्स वगैरह है अन्य विभागों की तरफ से वो भी जारी हो जाएंगे। तो ऐसे में कार्रवाई तो शुरू हो ही गई होगी, बस जो लेटर्स वगैरह है वही जारी होना बाकी है। तो मई महीने की 10 तारीख से पहले पहले ये एरियर का भुगतान हो जाएगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8 पे कमीशन की। देखिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है जब तक कर्मचारी और पेंशनर्स अपने सुझाव जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। अब इसको लेकर देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 8वां वेतन आयोग की अगर बात करें तो सरकार ने ज्ञापन जमा करने की विंडो जो है 30 अप्रैल तक खुली रखी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इसका मतलब क्या है, देखिए ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल तक खुली रहेगी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और हितधारकों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए
अतिरिक्त समय मिलेगा। 20 अप्रैल को जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण से समय सीमा को लेकर पहले ही भ्रम की स्थिति थी जो दूर हो गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि परामर्श प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रहे और ये महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे एक महत्वपूर्ण चरण में भागीदारी का दायरा बढ़ता है, जिससे अधिक हितधारकों को उन निर्णयों में योगदान करने का अवसर मिलता है जो भविष्य की वेतन संरचनाओं, भत्तों और पेंशन लाभों को आकार देंगे। यानी आने वाले दिनों में हमारी सैलरी, पेंशन में या अलाउंसेस में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका भी जो आधार है आप सभी लोगों के सुझाव पर आधारित है। तो देखिए 8वें वेतन आयोग की जो साइट है उस पर जरूर से जाइए, वहां जो क्वेश्चनएयर है, कुछ सवाल है उसके जवाब जरूर से दीजिए। बहुत सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो कमेंट्स बॉक्स में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, जो 8वें वेतन आयोग से नाराजगी है या सरकार से नाराजगी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको सरकार तक पहुंचानी है ताकि इसको लेकर जो है ठोस कार्रवाई हो सके। तो सवालों के जवाब जो है 8वां वेतन आयोग की कमेटी जानना चाहती है, वो जरूर से उनको दीजिएगा। चलिए इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8 CPC की। अप्रैल या मई 2027 तक ये पैसा हमारे खातों में आ सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए डॉक्टर मंजीत पटेल जी, जिनको आप सब जानते हैं, खास तौर पर हमारे जो कर्मचारी हैं वो तो इस नाम से अच्छे तरीके से वाकिफ है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को देने से मना कर दिया था और इसके बदले एनपीएस आई और फिर एनपीएस को यूपीएस में बदलने के लिए इन सभी कर्मचारी संगठनों का जो है बहुत बड़ा योगदान है, अगर ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। और इनमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर मंजीत पटेल जी का है। अब इन्होंने देखिए, इनका मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था, उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, अभी हाल फिलहाल का इंटरव्यू है, कि हमने देखिए बहुत प्रयास किए हैं कि वेतन आयोग की जो कमेटी है वो 200 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे, क्योंकि ऑलरेडी 8वां वेतन आयोग का अनाउंस लेट हुआ है, कमेटी का गठन होने में और भी वक्त लगा है। तो अब कमेटी 18 महीनों में अगर अपनी सिफारिशें देती है, फिर सरकार अपने तरीके से समय लेगी, फिर अगर चुनावों को भी ध्यान में रखती है, तो ऐसे में तो ये वेतन आयोग आते आते 2028 हो जाना है। अब इन्हीं सारी परेशानियों से बचने के लिए ये जो यूनियंस है, कर्मचारी संगठन है, वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जो है वेतन आयोग अपनी सिफारिशें पेश करे, क्योंकि देखिए हर एक राज्य का दौरा करना कमेटी ने शुरू कर दिया है। और साथ में जो ये कमेटी बनी है वेतन आयोग की, वो भी छोटी छोटी कई सारी कमेटियां बनाएगी जो बात करेगी कर्मचारियों से, पेंशनर से, हितधारकों से, राज्यों से, विभागों से। अब इसके लिए भी सब कमेटी बनेगी, जिसकी जानकारी एक लेटर के माध्यम से मिली थी, जो मैंने वीडियो में शेयर की थी। और ये सारी जानकारियां उनके लिए है जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट जानना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी से वो तो अपडेट रह ही रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल की अगर स्थिति की बात करूं तो राज्यों के साथ भी मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। आप 8वें वेतन आयोग की साइट पर जाएंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कि कौन से राज्य से मीटिंग्स हो चुकी है, अब आने वाले दिनों में कौन से राज्यों के साथ मीटिंग होने वाली है, कौन से डेट को मीटिंग होने वाली है, ये सारी जानकारी हमें वहां मिलती रहती है। तो चलिए, ये जानकारी थी इसको लेकर कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी क्या कर रही है। और दूसरी बात कि 200 दिन का जो एजेंडा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार अगर इस पर मान जाती है तो ये पैसा जो है हमारी सैलरी और पेंशन की मतलब बढ़ी हुई पेंशन का जो पैसा है वो अप्रैल या मई 2027 तक हमारे खातों में आ सकता है। यानी सिर्फ हमें 1 साल का इंतजार करना है। और इससे पहले मैंने कहीं सुना भी था, सोशल मीडिया में ही सुना था, कि देखिए अगर 8वें वेतन आयोग की कमेटी चाहे तो ये मुश्किल नहीं है। आज सभी डेटा ऑनलाइन है, अगर वो सिफारिश से जल्दी पेश करना चाहे तो कर भी सकते हैं। फिर क्योंकि देखिए सिफारिश पेश करने के बाद भी केंद्र सरकार कैबिनेट का अप्रूवल लेगी, उसके बाद ही इसको जारी किया जाएगा। तो ऐसे में सिफारिश से जल्दी आए, ये सबके हित में है। अब चलिए, ये सारी चीजें तो आने वाले दिनों में क्लियर होगी, लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि 25% डीए मर्ज की जो मांग तेज हुई है, अब 25% डीए मर्ज होता है तो ज्यादा फायदा होगा या 50% डीए मर्ज होता है तो ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब एक एक करके पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, मेरे हस्बैंड 2015 में रेलवे से रिटायर हो गए थे, पर मेरा जो रेलवे पास है वो नहीं निकल पा रहा है, पास नहीं मिला है। देखिए
रेलवे में अगर आपको पास बनाना है, और जो पेंशनर्स की बात कर रही हूँ, तो आप रेलवे की साइट पर जाकर HRMS से पास बनवा सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी कार्रवाई आप नहीं जानते कि कैसे करनी है, तो आप CSC सेंटर की मदद ले सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर यही होगा कि आपके नज़दीक में जो रेलवे की ऑफिस वगैरह है रेलवे बोर्ड की, आप वहां पर जाकर उनसे संपर्क करिए, ताकि ये पास वगैरह बनाने में जो है वो आपकी मदद कर पाए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि अभी CP ग्राम में मैंने कॉल किया था, तो किसी लेडी ने फोन उठाया और कहा कि ये जो है पब्लिक ग्रीवेंस सेल नहीं है, और उन्होंने कहा कि आप दूसरा कोई नंबर ढूंढ लीजिए। तो इसके बारे में मैं क्या कार्रवाई करूं, ये पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आप जब CP ग्राम पर कॉल करते हैं, वो कभी भी आपकी कंप्लेन दर्ज करने से आपको मना नहीं कर रहे हैं। पर आपने शायद नंबर सेव करने में, जो मैं वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ CP ग्राम का, उसको सेव करने में गलती कर दी है, या पर्स में कहीं गलती से फोन न कर दिया हो। अगर आपको CP ग्राम में बात करनी है, बात करके फोन मतलब कंप्लेन दर्ज करानी है, तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी बात जो है CP ग्राम में करवा दूंगी। और इसके साथ अगर कंप्लेन वगैरह भी दर्ज करवानी है, तो उसमें भी आपकी मैं मदद जरूर से करूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि रीना मैम प्लीज ये बताएं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा जो है क्यों नहीं आ रहा है, प्लीज इसके बारे में बताइएगा। तो देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा क्यों नहीं आ रहा, अगर इसके बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको KSB की साइट पर जाकर ये देखना है कि आपने जो क्लेम किया था वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो क्लेम सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है, तो आपको उनसे एक ग्रीवेंस डाल के ये पूछना है कि ये पैसों का भुगतान वो कब तक करेंगे। KSB रिप्लाई करती है, और जल्दी से रिप्लाई करती है, तो आपका इसका जवाब मिल जाएगा। आमतौर पर पेंशनर्स को यही जवाब मिल रहा है कि जून तक वेट करिए, फंड वगैरह की कमी की वजह से ये पैसे का भुगतान अभी रुका हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार ग्रीवेंस वगैरह जो है उसको देख सकते हैं। चलिए, अब सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 25% या 50% DA मर्ज के बारे में बात करेंगे। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 2005 में रिटायर होकर आया हूँ, 22 साल सर्विस है, नायक रैंक की पेंशन आ रही है। देखिए, 22 साल सर्विस है और सिर्फ नायक रैंक की पेंशन आ रही है, तो ये आपको SCP का फायदा नहीं मिला है। और आपको इसके लिए क्या करना है, CP ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा देनी है। आप CP ग्राम में आपको कॉल करना है, और आपको उनसे कहना है कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ और 22 साल की सर्विस है, इसके बावजूद मुझे नायक रैंक की ही पेंशन आ रही है, SCP नहीं मिली है। तो ये वो लिख लेंगे, और इसको लेकर खुद ब खुद कार्रवाई हो जाएगी। 2005 से लेकर अभी तक का आपका जो बेसिक का डिफरेंस है, नायक रैंक और हवलदार रैंक का जो बेसिक का डिफरेंस है, वो पूरा पैसा बकायदा DR जुड़कर, समय समय पर जो महंगाई भत्तों में संशोधन हुआ है, वो सब कुछ जुड़कर 7वें वेतन आयोग के तहत आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी होनी है, उसके बीच में OROP 1 आया है, OROP 2 आया, OROP 3 आया, ये सब कुछ सुधार के ये पूरा लाखों रुपए का जो एरियर है आपके खातों में आएगा, सिर्फ एक फोन कॉल की मदद से। आपको क्या करना है, CP ग्राम में कॉल करना है। फिर भी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी कंप्लेन जो है दर्ज करा दूंगी। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि ये जो मांग तेज हुई है कि 25% DA को मर्ज किया जाए, तो 25% DA जो DR है वो मर्ज होता है तो ज्यादा फायदा होता है, 50% होता है तो ज्यादा फायदा होता है, ये देख लेते हैं। तो चलिए, सिंपल सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बात की थी कि अगर जैसे कि कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि 50% DR को जो है बेसिक में मर्ज करिए। इससे पहले ये मांग केंद्र सरकार के सामने लाई जा चुकी है। अभी तक हालांकि केंद्र सरकार न 50% न 25% किसी पर भी सहमत नहीं हुई है, लेकिन अगर सहमत होती है तो हमें किसमें ज्यादा फायदा है, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो 50% DR को बेसिक में मर्ज करने से ज्यादा फायदा है या 60%, इस पर मैंने अलग से कैलकुलेशन करके वीडियो बनाई है। पर आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 25 और 50% की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 50% बेसिक में मर्ज होने में कितना फायदा होता है। देखिए, मिनिमम सैलरी की मैंने यहाँ पर बात की है। ये अभी 7वें वेतन आयोग के तहत जो मिनिमम सैलरी की बेसिक है वो 18,000 रुपए है। ये मैं सैलरी की बात कर रही हूँ, तो उसी के हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन मैंने किया है। पहले हम 50% DA DR को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। देखिए, 18,000 सैलरी है, बेसिक है, उसमें अगर 50% DA/DR जो है वो मर्ज हो जाता है तो हमें 9,000 रुपए मिलते हैं। ये यानी 18,000 का 50% 9,000 होता है। तो नई बेसिक जो होगी, क्योंकि इसमें इसको हम ऐड करेंगे,
जो हमारी पुरानी बेसिक है उसमें 50% जो हमें मिल रहा है 18,000 का, 9,000 रुपए उसको ऐड करने पर हमारे पास 27,000, यानी ये नई बेसिक आ रही है। अब 10% ये बाकी कौन सा बच रहा है, हमने 50% जो है उसको मर्ज किया। अभी महंगाई भत्ता हमारा 60% है, तो हमारी नई बेसिक जो बनी 50% मर्ज करके जो 27,000 बनी, उस पर अतिरिक्त 10% जो है वो महंगाई भत्ता लगेगा, क्योंकि अभी 60% है। तो अगर 27,000 का 10% के हिसाब से महंगाई भत्ता निकाल रहे हैं तो 27,000 बन रहे हैं, 2,700 रुपए बन रहे हैं हमारे महंगाई भत्तों के। तो वो उसको हम जब ऐड करेंगे हमारी बेसिक में तो 29,700 रुपए, यानी अगर 50% DADR जो है बेसिक में मर्ज होता है तो मिनिमम सैलरी जो है वो 29,700 रुपए हो जाएगी। फिर उसमें DADR 10% के हिसाब से अतिरिक्त जुड़ेगा, तब ये हमारे पास इतना जो है पैसा आ रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर 18,000 रुपए जो मिनिमम सैलरी है उसमें 25% को अगर जोड़े, यानी सिर्फ 25% मर्ज होता है तो कितना फायदा होगा। देखिए अभी हम 18,000 का 25% निकाल रहे हैं, 4,500 आ रहे हैं। तो ऐसे में जब हमारी मिनिमम सैलरी जो 18,000 है उसमें 25% DADR का जोड़कर यानी 4,500 जोड़ रहे हैं तो 22,500 रुपए, यानी हमारी मिनिमम सैलरी आ रही है बेसिक ये। तो इसमें 35% के हिसाब से फिर DADR जुड़ेगा, महंगाई भत्ता 35% जुड़ेगा, क्योंकि हमने 60% में से सिर्फ 25% को मर्ज किया है। तो अतिरिक्त जो 35% है वो नई वाली बेसिक पर लगेंगे, तब हमारे पास क्या अमाउंट आएगा, 30,775 रुपए। यानी ये डिफरेंस अभी आप साफ देख पा रहे हैं। अगर 25% बेसिक में मर्ज होता है तो हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है। अब ये सब कुछ केंद्र सरकार पर है कि वेतन आयोग में हो रही देरी की वजह से या देरी को देखते हुए केंद्र सरकार जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत दिलाने के लिए DADR को बेसिक में मर्ज कर या सिर्फ 25% को बेसिक में मर्ज करने को लिए भी डिसीजन लेती है, तो भी जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको अच्छा खासा फायदा उनकी सैलरी और पेंशन में देखने के लिए मिलेगा। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।